की वीडियो सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग वाच्य को पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको वाक्य रचना, शब्द रचना और वर्णमाला ये 3 प्रमुख चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे। फुल डिटेल में पढ़ाया था और फटफटिया क्लास में पढ़ाया था, मतलब काफ़ी तेज गति से थे। गति जरूर तेज थी, चीज़ें मैंने आपको सारी अच्छे से दी थी। कंटेंट मैंने कोई नहीं छोड़ा था और समझ जो होती है विषय में जो समझ होती है वो भी मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की थी। आज हम बात करते हैं वाच्य की। इस बात को आप समझे, वाच्य एक अलग चैप्टर न होकर के वाक्य में ही पढ़ा जाता है। मेरी बात समझिएगा, वाक्य जो हो देखिए, वाक्य को वॉइस कहते हैं, ठीक है। तो वाच्य की बात आ रही है, वाच्य को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे हमने कहा ना आपसे कि वाक्य जो होता है उसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप ही क्या है, एक प्रकार का वाच्य है। अब वाच्य को कुछ लोग रचना के आधार पर वाक्यों में मानते हैं। मैं एक बार बताता हूँ आपको, इसका जो इतिहास है वो रचना के आधार, रचना मैं कह रहा हूँ, रचना के आधार पर तो थे, प्रयोग के आधार पर, भूल गया था मैं, प्रयोग के आधार पर मिस्टेक हो गई थी। हम लोगों ने जब वाक्य पढ़ा था तो मैंने कहा था कि वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। पहला आधार था अर्थ के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने 8 प्रकार पढ़े थे। दूसरा आधार था रचना के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़े थे। एक आधार कहीं कहीं किन्हीं किताबों में मिलता है प्रयोग के आधार पर, और उसमें वाच्य दिया होता है। कुछ किताबों में ऐसा मिलता है, कुछ किताबों में ऐसा नहीं भी मिलता है। कहीं कहीं वाच्य को स्वतंत्र रूप से पढ़ना पड़ता है, तो कहीं कहीं वाक्य में इंक्लूड करके पढ़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा, मैंने 2 चीजें आपको बता ही दी हैं, तो इसमें पढ़ते हुए हम वाच्य को भी पढ़ ले रहे हैं और गेम इसका खत्म हो जाएगा, पूरे वाक्य का ही और वाच्य का भी, ठीक है। तो वाच्य को पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए कि वाच्य जो होते हैं ये 3 प्रकार के हैं, 1, 2, 3, तीनों को पढ़ेंगे कम टाइम में, क्लियर एकदम हो जाएगा कंसेप्ट। यहाँ इसको पढ़ने के बाद वाच्य से बनने वाला कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। एक को कहते हैं कर्तृवाच्य, ठीक है। एक को क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य। एक को कहते हैं कर्मवाच्य, एक को कहते हैं कर्मवाच्य, और तीसरे को क्या कहते हैं, तो तीसरे को कहते हैं भाववाच्य। बात समझ में आ रही होगी आपको, क्या क्या है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। स्टार्ट करते हैं कर्तृवाच्य से। आप जब कर्तृवाच्य देख रहे होंगे तो वहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि कर्तृ मतलब कर्ता की बात की जा रही है। जहां पर कर्मवाच्य है वहां पर यह समझ में आ रहा होगा कि कर्म की बात की जा रही है, और जहां पर भाववाच्य हो रहा है वहां पर पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसमें क्या भाव है, क्या उसका सेंस है, क्या उसकी मीनिंग है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो कर्तृवाच्य को समझते हैं। देखिए, परिभाषा बता देता हूं, लिख मैं नहीं रहा हूं, आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें आप लिखिएगा कि कर्तृवाच्य में जो होता है वो कर्ता ही प्रधान होगा। कर्ता क्या होगा, प्रधान होगा। अभी मैं समझाने वाला हूँ। ये प्रधान मतलब गांव का प्रधान नहीं, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है कि गांव के प्रधान को आप समझ लेंगे। और प्रधान का मतलब मुख्य, जैसे गांव का प्रधान मुख्य है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुख्य है, बात मुख्यमंत्री, और जो उसकी मंत्री मतलब विधान परिषद जो है उसका मुख्य है। बात समझ आ रही है आपको। तो वही चीज विधान परिषद में कह रहा हूँ, विधान परिषद विधानमंडल सबका होता है वो, ठीक है। उसकी जो मंत्रिमंडल होती है उसकी बात है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, ठीक है। कर्ता क्या है, प्रधान है। प्रधान होने का मतलब मुख्य है, गांव का प्रधान नहीं है। तो जो कर्ता है वो क्या है, प्रधान है। ऐसा सेंटेंस जिसको जब हम पढ़ते हैं, जब हम लिखते हैं, जब हम बोलते हैं, तो ये पता चलता है कि कर्ता ही मुख्य है, कर्ता ही काम को कर रहा है, कर्ता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं कर्तृवाच्य। एग्जाम्पल में मैंने लिखा राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। मैंने ऐसे लिख दिया ना कि राम खाना खाता है। अब इसे समझते हैं, भाई राम खाना खाता है। तो आप देख रहे हैं कि खाना कौन खा रहा है, राम खा रहा है। राम खाना खाता है, अगर राम हटा दिया जाए, खाता है, खाना खाता है, कुछ सेंस नहीं पता चल रहा है ना। खाना खाता है, कुछ पता चल रहा है, बात नहीं पता चल रहा। मतलब राम जो है ना ये क्या है, प्रधान है।
राम पर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है, हालांकि राम पर ज्यादा जोर देना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दूसरे राम है ये। तो राम खाना खाता है, राम खाना खाता है का मतलब क्या है, राम पर अधिक जोर दिया जा रहा है कर्ता होने के नाते। बात समझ में आ रही है। हम सोते हैं, हम लोग जाते हैं, सीता गाना गाती है, रीता नाचती है, फलाने ढिकाने, जो भी जिस प्रकार के भी सेंटेंस बनते, तो वो जिसमें कर्ता प्रधान हो वो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्लियर हो रही चीजें। जहां पर कर्ता प्रधान हो, इस एग्जाम्पल को आप रहने दीजिए। दूसरे की हम बात करेंगे कर्मवाच्य की। चलिए, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आसानी से क्लियर होने वाले हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य की बात क्या है, जब कर्मवाच्य आया तो इसका मतलब जो कर्म है वो क्या है, मुख्य है, कर्म प्रधान है। तो कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान होगा। पहली बात, इन वाच्यों में या वाक्यों में क्या होता है, कर्म वाच्य लिख दिया, कर्म क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे राम खाना खाता है, ये क्या था, कर्तृवाच्य था। मान लीजिए इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है और तो ये कहा जाता है कि खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा खाया जा रहा है, जा रहा है। बात समझ में आ रही है। खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है, तो अब आप इसमें देखेंगे कि खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है। ये जो खाना है ना, भोजन है, खाना मतलब भोजन, ठीक है। ये जो भोजन है ये क्या है, इस पर अब जोर दिया जा रहा है, न कि राम खाना खाता है, राम पर जोर लग रहा है। खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है, अब किस पर जोर लग रहा है, तो वो लग रहा है खाना पर लग रहा है। लाइट कट गई है, इतने में आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं, खत्म कर देते हैं। बातें समझ में आई। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, और जो भोजन है, अगर भोजन आगे नजर आया आपको, क्या है, राम खाना, राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है, मतलब जो भोजन है ना उस पर अब जोर है, न कि अब जोर किस पर है, राम पर है। बातें समझ में आई होंगी। भाववाच्य पर आते हैं। तीसरा वाच्य, भाववाच्य क्या है उसको समझते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाववाच्य। तीसरा क्या है, भाववाच्य की बात करते हैं, जहां पर सेंस प्रधान हो, भाव क्या हो, प्रधान हो, जहां पर भाव ही प्रधान हो। बात समझ में आ रही है। जहां पर भाव प्रधान हो जाएंगे, ऐसे जगहों को, ऐसे वाच्य को हम क्या कहेंगे, ऐसे वाच्य को हम कहेंगे भाववाच्य। एक एग्जाम्पल में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया कि माता जी से चला नहीं जाता, माता जी से चला नहीं जाता है, या जाता सिर्फ लिख दिया हम, ठीक है कम प्रयोग होता है। माता जी से चला नहीं जाता, इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे ना तो एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जोर, जो प्रेशर है, जो प्रधान है, वो क्या है, वो चला नहीं जाता। समझे। माता जी तो वही हैं, उनसे सब काम हो जाता है, कबड्डी भी खेल लेती हैं, दौड़ भी लेती हैं, ठीक है, सास बहू को प्रताड़ित भी अपने कर लेती हैं, लेकिन जो चला ही नहीं उनसे जा रहा है, तो ये चला नहीं जा रहा ना, ये चला वाला, तो इसमें जो सेंस सेंटेंस का है वो क्या है, चलना, और चलना ही यहाँ पर क्या है, प्रधान है। तो इस सेंटेंस का जो भाव है वो क्या है, मुख्य, चला नहीं जा रहा है। तो जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये पता चले कि उसके भाव पर अधिक फोकस किया जा रहा है, वो चीजें क्या होंगी, भाववाच्य के अंतर्गत आएंगी। ये चीजें क्लियर होंगी आपसे। माता जी से चला नहीं जाता, ये सेंटेंस कैसा है, भाववाच्य। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, सीता से खाना नहीं खाया जाता, संभव तो नहीं, खाती तो जबरदस्त है। मान लिया कि लड़कियों से खाना नहीं खाया जाता, संभव तो नहीं है, खींचते हैं, अलग मैटर है, लेकिन इसमें क्या है, भाव पर क्या किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। तो जहां पर भाव पर जोर दिया जाए, ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। एक छोटी सी ट्रिक आप देखिए, ये जो नहीं जाता, इसको कहीं लिख लीजिएगा आप, नहीं जाता। मेरी बात समझिए, ये 95% भाववाच्य के वाक्य में नहीं जाता जो शब्द है ना, ये क्या होंगे, 95% आएंगे, और नहीं सेंटेंस भी क्या होगा, बार बार रिपीटेड होगा। इसका मतलब ये कि जो भाववाच्य है ये नकारात्मकता का बोध कराता है, नकारात्मक होता है, सीधे सीधे लिख देते, नकारात्मक होता है।
प्रायः, पहले यहाँ प्रायः लिखिए, नहीं तो आप हमेशा समझेंगे, क्योंकि हमेशा नहीं होता है। चलिए, प्रायः नकारात्मकता का बोध होता है। तो भाववाच्य का एक छोटी सी ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें मुख्यतः प्रायः नकारात्मकता का बोध होगा और नहीं जाता जैसे सेंटेंस ज्यादा आएंगे, लास्ट में है बहुत कम आता है। जैसे माता जी से चला नहीं जाता है, कम आएगा, सीधे से लीजिएगा माता जी से चला नहीं जाता, पिताजी से खाना खाया नहीं जा सकता, ठीक है, लड़कियों से काम नहीं सपरता। ऐसी चीजें जो हैं वो क्या होंगी, भाववाच्य के अंतर्गत आएंगी। तो ये चीजें मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी। आपको कर्तृवाच्य समझ में आया होगा, आपको कर्मवाच्य समझ में आ गया होगा और आपको भाववाच्य भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों का जो पूरे वाक्य का जो पूरा स्ट्रक्चर है आज यहाँ पर समाप्त हो गया है। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूँ। और कुछ किताबों में से प्रयोग के आधार पर भी वाच्यों को रख दिया गया है वाक्य में, हालांकि कुछ ही किताबों में है, सब में नहीं है, इसलिए मैंने इस चीजों को आपको अलग से सेपरेट में बताया था। वर्गीकरण करने के दौरान ये प्रयोग के आधार पर वाक्यों को मैंने नहीं रखा था, इसलिए कि कुछ एग्जाम्स में डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं कि वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है, तो आंसर उसका 2 ही मानता है, इसीलिए मैंने उसको 2 ही आपको बता रखा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन चीजों को देखते रहिए। धन्यवाद।